नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंदू हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं। इसमें हम आज के दिन के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये जो दो प्रमुख समाचार पत्र हैं, इनमें क्या खबरें आई हैं, इनमें क्या संपादकीय आए हैं, उनमें से हमारे लिए जो यूजफुल संपादकीय होते हैं, जिनका हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमको समझना आवश्यक है, ऐसे संपादकीयों को हम समझने की कोशिश करते हैं। उनका मर्म जो है, उनका कोर पॉइंट जो है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आज है 5 जुलाई और आज हमारा 153वां एपिसोड है। तो आइए आज के कार्यक्रम के साथ शुरुआत करते हैं। शुरू करने के पहले मैं एक बार दोबारा रीइटरेट कर दूं, दोबारा दोहरा दूं, क्योंकि अभी भी मेरे को ये वाले ईमेल और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आपकी इकोनॉमिक्स की क्लासेस कब प्रारंभ होंगी। ये संदेश मेरे को अभी भी आ रहे हैं। तो भाई अब तो कई दिन हो गए यार। इस सोमवार से हमारी इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस होती थी मेरी रमेश सिंह पुस्तक पे आधारित, वो प्रारंभ हो चुकी हैं। तो 3 क्लास हो चुकी हैं यार। अगर आपको अब तक नहीं पता तो फिर आप 10 बजे सुबह स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे लाइव आइए और आप देखिए कि वो क्लास हो रही है। और अगर आपकी मिस हो गई हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक से हमने शुरू किया है। बैंकिंग को हम जो है लगभग समाप्त कर चुके हैं। भारत में बैंकिंग को आज सुबह की क्लास में हम तकरीबन खत्म कर चुके हैं। 5-10 मिनट का और बाकी है, तो वो आपका कल खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। इसके बाद हम टैक्सेशन पे जाएंगे, कर व्यवस्था जो है देश की, उसके बारे में बात करेंगे। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आप जो है उस क्लास से जुड़िए अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं तो। और आपके साथ जो आपके मित्रगण हैं, जो आपके जान पहचान वाले हैं, जिनको इकोनॉमिक्स को समझने में, सीखने में इंटरेस्ट है, भले वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या ना हो, उनको भी आप इस क्लास के बारे में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। तो यार शुरू करने के पहले आपको जानकारी है कि भाई 10 तारीख तक हमारा जो ये बैच है, जो हमारा P2I बैच हो रहा है इस बार जुलाई वाला, वो शुरू हो रहा है 10 तारीख से और सुबह 8 बजे बैच टाइमिंग है। ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं। इस बार मॉर्निंग बैच लाए हैं। लक्ष्य ये होता है कि बहुत सारे बच्चे सुबह पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनकी नौकरियां होती हैं या ऑफिसेज होते हैं या फिर कॉलेज होता है, जो भी काम है। और जनरली मैं भी व्यक्तिगत तौर पे सुबह की पढ़ाई को बेहतर मानता हूं। मेरा कोई ऐसा थॉट नहीं है कि सुबह दिमाग फ्रेश होता है, ये सब मैं नहीं मानता इन चीजों में। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि सुबह आप अगर आप 8 बजे पढ़ना शुरू करते हो तो 11 साढ़े 11 तक आपकी क्लास खत्म हो जाती है। तो आपके पास पूरा दिन बचा होता है उस पर फॉलो अप करने के लिए। तो आप जो है सुबह सुबह फ्री हो जाते हो। 11 साढ़े 11 तक आप क्लास करके खत्म करके फ्री हो जाते हो। तो आपको एक मोमेंटम मिलता है कि शुरू में, जैसे क्रिकेट में होता है ना कि भाई शुरू के 10 ओवर में अगर आप बहुत रन बना लेते हो तो आगे प्रेशर कम हो जाता है। वही यहां पर है कि अगर आप सुबह के कुछ घंटों में ज्यादा पढ़ लेते हो तो आप पे बाकी दिन में प्रेशर कम हो जाता है। तो वही आपके साथ यहां हो सकता है। एजे लाइव कोड लगा के आप मात्र 29,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। और एक अभी इसमें, अच्छा ये P2I है, प्रीलिम्स से मेंस तक की सारी तैयारी आपको कराई जाएगी। अगर आपका प्री क्लियर होता है तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के आपको ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा। ये सब वहां पे आपका रहना खाना सब कुछ संस्थान ही उसका खर्चा देगा, आपको कोई भी अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी। यही सेम चीज आपकी इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी की जाएगी। तो आपको कोई और खर्चा नहीं करना है। सारी किताबें इसमें आपको मिलेंगी छपी हुई, प्रिंटेड, याद रखिएगा। और अगर आप आज तक, यानी कि 5 जुलाई है आज, अगर आप आज तक एनरोल करते हो तो हमारे जो मेंटोर हैं रिटायर्ड IAS अनिल स्वरूप साहब, उनकी लिखी हुई 2 किताबें आपको और मिलेंगी, अतिरिक्त एक गिफ्ट के तौर पे आपको दी जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी जुड़िए, एजे लाइव कोड लगाइए और 29,999 में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। इसके अलावा हमारे वैकल्पिक विषयों का मैंने स्लाइड हटा दिया है, लेकिन आप जानते ही हैं 8 वैकल्पिक विषय हम लोग ऑफर करते हैं। हिंदी साहित्य पूरी तरह से हिंदी में है। अगर आप उनसे भी जुड़ना चाहते हैं तो ऐप इत्यादि कहीं पर भी आप जाके ऐप या वेबसाइट पर एजे लाइव कोड लगा के जो भी दाम बेस्ट है आप उस पर खरीद सकते हैं। स्टडी IQ IAS का कोई भी कोर्स, भले ही वो हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, बाइलिंगुअल का हो, आपको उस पर अगर बेस्ट डिस्काउंट चाहिए तो आप उस पर एजे लाइव कोड लगा के उसको प्राप्त कर सकते हैं। अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे इस क्लास की प्रेजेंटेशन आएगी और इकोनॉमिक्स वाली क्लास की भी। अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। atul.jain@studyiq.com मेरा ईमेल आईडी है। और studyiq.com हमारे संस्थान की वेबसाइट है, जहां से आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की चर्चा को। तो यार आज जो हमारी पहली खबर है वो ये है कि जीएसटी को आए हुए 6 साल हो गए।
जीएसटी क्या है आप सभी को पता है, एक राष्ट्र एक कर का हमारा नारा था और बहुत पहले से, अभी जो मैं इकोनॉमिक्स में कराधान पढ़ाऊंगा उसमें जीएसटी पर तकरीबन पूरा एक दिन दूंगा। तो जीएसटी जो है वो एक वस्तु एवं सेवा कर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो भारत में क्या होता था, केंद्र और राज्य क्योंकि अलग अलग तरह के टैक्स लगाते थे, तो एक ही चीज पर बार बार अनेक तरह के टैक्स लगते रहते थे। इसके अलावा कई बार क्या होता था, मान लीजिए तमिलनाडु एक अलग प्रकार का टैक्स लगा रहा है और उत्तर प्रदेश एक अलग तरह का टैक्स लगा रहा है, तो किसी भी उत्पाद का उत्पादन करने वाले को यह समस्या हमेशा रहती थी कि यार मैं कहां पे कितना टैक्स देना है। आप देखेंगे अक्सर कि जो छोटे छोटे उद्योगपति, देखिए बड़े उद्योगपतियों के पास तो बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन जो छोटा उद्यमी होता है जिसका अपना एक कारखाना है, जो उसमें चीजें बना के यहां वहां भेजता है, देश भर में सप्लाई करता है, ऐसा उद्यमी जो है वो बड़ा परेशान रहता था क्योंकि टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर था, यह भारत की कर व्यवस्था की जो संरचना थी, यह बिल्कुल भी सरल नहीं थी। हर राज्य के अपने अलग तरह के कर थे, हर राज्य में घुसने के लिए आपको अलग तरह के टैक्स देने पड़ते थे, उनमें से कई सारे टैक्स जो है वो अलग अलग प्रकार पे लगते थे। तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भारत की कर संरचना थी। तो उसको सरल करने के लिए पिछले करीब 1.5 दशक से जीएसटी नाम का, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर हमको लेके आना है, इस पर चर्चा चल रही थी। ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक से एक दिन एक आइडिया आया और इसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया। ये जो चर्चा है ये करीब 1.5 दशक से चल रही थी और धीरे धीरे इसके प्रारूप लाए जा रहे थे, इस पर चर्चा हो रही थी। क्योंकि याद रखिएगा कि इसके लिए संविधान में संशोधन जरूरी था, क्योंकि यह केंद्र और राज्य दोनों को प्रभावित करता था। केंद्र व राज्य दोनों के आर्थिक अधिकारों को प्रभावित करता था। इसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक था और उस संविधान संशोधन की आधे से अधिक राज्यों से स्वीकृति आवश्यक थी। तो यह बहुत जरूरी था कि इसको लेकर एक आम सहमति बने, कि इसको लेकर कि इसका प्रारूप क्या हो, यह किस तरह से चले, इसको लेकर एक आम सहमति बने। तो भारत में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो इसको लेके काफी एक विचार विमर्श, चर्चाएं जो है, प्रक्रिया चलनी शुरू हुई। राज्यों के वित्त मंत्री की समितियां बनाई गईं जो इस पर विचार करती थी, बैठकें करती थी, इसके प्रारूप में बदलाव लाती थी, ताकि सभी राज्यों की जो कंसर्न्स हैं, सभी राज्यों की जो चिंताएं हैं, उनका समावेशन इसमें किया जा सके। फिर चुनाव हो गए, सरकार बदल गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ये जो चर्चाएं थी ये चलती रही, इस पर वाद विवाद चलता रहा, डिस्कशन चलता रहा कि भाई हमको जो है जीएसटी को किस प्रारूप में लाना है। मुझे याद है जीएसटी पर चर्चा इतनी पुरानी है कि 2014 के आसपास मैंने जीएसटी के बारे में पढ़ाया था। मुझे ये याद है 2014 के आसपास मेरा एक इकोनॉमिक्स का लेक्चर था, तब जीएसटी आया नहीं था, लेकिन मुझे आज भी याद है कि अपने लेक्चर की शुरुआत मैंने इन शब्दों से करी थी कि यार जीएसटी के बारे में, क्योंकि उस समय यह बड़ी चर्चा चलती थी कि जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, तो मैंने अपने लेक्चर की शुरुआत इन शब्दों से करी थी कि जीएसटी एक ऐसा कर है जिसका आना तय है। वो 6 महीने में आएगा, 6 साल में आएगा, यह हमको नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर, यह तय है। तो वही हुआ, 2017 आते आते आखिरकार सरकार ने बड़ा कदम उठाया और बड़े ऐतिहासिक तरीके से इसको लॉन्च किया गया। ये जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये भारत की संसद का है। प्रणब मुखर्जी जी उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, नरेंद्र मोदी तब भी भारत के प्रधानमंत्री थे, आज भी हैं। प्रणब मुखर्जी हमारे बीच अब नहीं है। तो इन दोनों ने इस तरह से संसद के अंदर एक मध्य रात्रि को, आधी रात को जीएसटी को लॉन्च किया। और जीएसटी का जो एक कानून है, जिसको हम अभी तक का भारत का सबसे बड़ा कर सुधार मानते हैं, कर के क्षेत्र में, टैक्स के क्षेत्र में भारत में जितने भी सुधार हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा सुधार अभी तक जीएसटी माना जाता है। तो इसको लॉन्च किया। तो इसने क्या किया, भारत का जो अनौपचारिक बाजार था उसका औपचारीकरण करने की इसने कोशिश की है कि सभी व्यवस्था, कर की व्यवस्था जो है उसको सिंप्लीफाई किया है, उसको सरलीकृत किया है, करों की संख्या को घटाया है कि तमाम तरह के जो राज्य और केंद्र के अप्रत्यक्ष कर थे उन सभी को इस एक में समावेशित कर लिया गया है। अब आपको अब आप अगर एक उत्पादक हो तो आपको यह चिंता नहीं करनी पड़ती कि यार तमिलनाडु में मैं कितना टैक्स दूंगा और कर्नाटक में मैं कितना टैक्स दूंगा और उत्तर प्रदेश में मैं कितना टैक्स दूंगा। आपको पता है कि यार भारत के अंदर अगर मेरा सामान कहीं जा रहा है तो मेरे सामान पे अगर 12% जीएसटी है तो पूरे देश में 12% जीएसटी है। अब मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं है कि ये जीएसटी जो है ये हर राज्य की अलग ड्यूटी जो लगती थी, ये सब क्या लगेगा, कैसे लगेगा, मेरे को इस बारे में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अब क्योंकि कर सिंपल हो गए हैं तो करों का अनुपालन सिंपल हो गया है। भाई अगर आप समझ रहे हो ना भाई, अब एक ही टैक्स है, आपको पता है इतना है, तो आपके लिए उस टैक्स को कैलकुलेट करना और उसको जमा करना भी सिंपल हो गया है ना? ये बात भी सही है। इसके अलावा करों की चोरी रुकी है। आपको मैंने पहले बताया था जीएसटी कैसे होता है। जीएसटी मूल्यवर्धन पर लगता है, ये वैल्यू एडेड टैक्स है। तो अगर मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई मान लीजिए मैं कोई वस्तु बना रहा हूं, मैं एक कार बना रहा हूं और उस कार के लिए मैं किसी दूसरे वेंडर से टायर खरीदता हूं। भाई अगर मैं मान लीजिए होंडा हूं, मैं गाड़ियां बनाता हूं, तो पहिए तो मैं खुद नहीं बनाता, पहिए मान लीजिए मैं एमआरएफ से खरीद रहा हूं। भाई अपनी गाड़ी में मैं एमआरएफ के टायर लगाता हूं, है ना, या सीएट के, जिसके भी सीएट के टायर लगाता हूं मान लीजिए। तो अब मैं क्या करूंगा, उन पहियों पे सीएट वाले ऑलरेडी जीएसटी दे चुके होंगे, क्योंकि सीएट वाले ने बनाया है पहिया, उनका तो उत्पाद ही पहिया है, तो उस पर वो जीएसटी दे चुके होंगे। तो अब मैं सीएट से कहता हूं कि भाई तुमने जो जीएसटी जमा किया है उसकी रसीद मेरे को दो, ताकि पूरी गाड़ी का जब मैं जीएसटी दूंगा तो उसमें से जो जीएसटी सीएट दे चुका है वो मैं माइनस करवा लूंगा, है कि नहीं? क्योंकि पहिए आखिरकार मेरी गाड़ी का ही हिस्सा है कि नहीं है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे इस बात को आप? पहिए तो पूरी गाड़ी का हिस्सा है ना, तो पहियों पर तो सीएट वाला जीएसटी दे चुका है, तो मैं क्यों दूं अब? तो मान लीजिए मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए की है, ठीक है, मान लीजिए मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए की है, जिनमें से मान लीजिए 50,000 रुपए पहिए के हैं, तो इन 50,000 रुपयों पर तो सीएट वाला जीएसटी दे चुका है ना। मैं सीएट वाले से कहूंगा कि यार तुमने जो जीएसटी दिया है उसकी रसीद मेरे को दो। अगर तुम उसकी रसीद मेरे को दे दोगे तो मुझे क्या मिलेगा, मैं फिर कर विभाग को यह दिखाऊंगा कि यार ये देखो गाड़ी मेरी 10 लाख की है, लेकिन 50,000 रुपए के उत्पाद पर तो सीएट वाला जीएसटी दे चुका है, तो मैं 9.5 लाख पर ही टैक्स दूंगा। तो इस तरह से भारत की जो कर व्यवस्था है वो औपचारिक हुई। भारत की कर व्यवस्था में टैक्स की चोरी जीएसटी के जरिए कम हुई। शुरू शुरू में जब जीएसटी आया था तो आपने देखा होगा, आप में से कई लोगों को याद भी होगा, आप में से कई लोगों के घर परिवार में व्यापार होता होगा कि बड़ा कंफ्यूजन था यार, बड़ी दिक्कत थी, बहुत समस्याएं आई। जीएसटी के पोर्टल नहीं चलते थे, लोगों को यह नहीं पता था कि भाई जीएसटी कितने % है, बहुत सारे परसेंटेज रखे गए थे, कुछ अंदाजा नहीं था कि किस चीज पर कितने प्रतिशत है। बहुत सारी इसमें विसंगतियां भी थी कि बिस्किट पर अलग जीएसटी था, क्रीम वाले बिस्किट पे अलग जीएसटी था, चप्पल पे अलग जीएसटी था, सैंडल पे अलग जीएसटी था, जूते पे अलग जीएसटी था। अब यार अगर एक चप्पल में मैं पीछे स्ट्रैप लगा दूं तो आप उसे सैंडल की तरह गिनोगे कि जूते की तरह? ये सारी बहुत सारी समस्याएं थी, है ना। तो ये बहुत तरह की समस्याएं इसमें शुरू शुरू में आई, लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन यार देखो, मैंने तब भी, मुझे याद है मैंने पढ़ाया था उस समय, बहुत साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की, मैंने तब भी ये कहा था कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यार आप जब भी कोई इतना बड़ा सुधार लाते हो, इतनी बड़ी व्यवस्था बनाते हो, तो इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं टीदिंग ट्रबल्स, कि जब छोटे बच्चों के दांत आते हैं तो उनको दर्द होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि दांत आना खराब चीज है ना। आप कोई नई चीज लाते हो तो उसमें थोड़ा पेन होता है शुरू में, ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब व्यवस्था है। जीएसटी अपने आप में एक बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत उपयुक्त व्यवस्था है। दुनिया के बहुत सारे अच्छे देशों में यह व्यवस्था चलती है, भारत के लिए भी यह बेहद ज्यादा जरूरी थी। और धीरे धीरे जैसा हमने देखा, मैं ये नहीं कह रहा कि विसंगतियां खत्म हो गई हैं, लेकिन लगभग अब सब सहमत हो गए हैं। अब जीएसटी से हर किसी ने समझौता कर लिया है कि यार जीएसटी तो है, जीएसटी ही है, यहां पे एक ये व्यवस्था रहने वाली है, इसका हमें पालन करना पड़ेगा और ये हमारे लिए लाभप्रद है। ये इस बात का भी ज्ञान अब धीरे धीरे सबको हो गया है कि ये व्यवस्था जो है ये एक लाभप्रद व्यवस्था है, इसमें कोई खास नुकसान हमको है नहीं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल यहां पे आर्टिकल देता है जो हिंदू में आया है कि अब जैसे क्या किया, हाल ही में सरकार ने क्या कर दिया, 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाला जो भी उद्योग है उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जरूरी कर दिया कि अगर आपका टर्नओवर साल का 5 करोड़ रुपए भी है, 5 करोड़ टर्नओवर तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ ना, महीने की आप 40-45 लाख रुपए का भी धंधा अगर करते हो तो आपका 5 करोड़ का टर्नओवर हो गया यार। तो अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, मतलब छोटा बिजनेस हो गया ये। 5 करोड़ टर्नओवर को हम ये तो बहुत छोटा बिजनेस हो गया ना यार। तो 5 करोड़ टर्नओवर वाला भी अगर आपका बिजनेस है, इसको हम क्या मानेंगे, माइक्रो इंडस्ट्री मानेंगे, याद है। तो उनके लिए भी अब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जारी करना जरूरी है। आप कागज पे लिख के पेन से इनवॉइस नहीं बना सकते। तो आमतौर पे इनवॉइसेस के जरिए टैक्स चोरी होती थी, लोग इसका विरोध करते, लेकिन आपने सुना भी इस न्यूज के बारे में, कोई विरोध हुआ इसका? किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हुआ। यानी कि धीरे धीरे अब भारतीय उद्योग जगत भी जो है वो जीएसटी के साथ आ चुका है, वो जीएसटी को अपना मान चुका है कि यार जीएसटी रहने वाला है, यही सही कर व्यवस्था है, इसके साथ ही हमको रहना है।
तो अब जीएसटी को लेके जीएसटी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या अच्छी चीज है या खराब चीज है, ये वाले विवाद तो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब आप देखेंगे, अब जैसे शुरू शुरू में जीएसटी में टैक्स कलेक्शन कम था, जीएसटी कलेक्शन बहुत कम हो रहा था। आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि जब जीएसटी आया था तो राज्यों को इस बात की बहुत चिंता थी कि यार हमारे टैक्सेशन के राइट तो आप छीन ले रहे हो, हम तो अब अप्रत्यक्ष कर लगा नहीं पाएंगे, वो आप ही लगाओगे, हम तो टैक्स लगा नहीं पाएंगे, तो हमारे से टैक्स लेने का अधिकार तो आपने छीन लिया। अब अगर आपने हमारे से टैक्स लेने का अधिकार छीन लिया और आपने अगर कलेक्शन पूरा नहीं किया तो आप जो बंटवारा करने वाले हो, हमारा हिस्सा तो कम हो जाएगा ना। तो शुरू शुरू में यह बात सही भी थी कि टैक्स कलेक्शन बहुत कम था, लेकिन अब आपको मैं कई बार इसी प्रोग्राम में बढ़ा चुका हूं कि टैक्स कलेक्शन भी लगातार बढ़ रहा है, यहां तक कि महीने का 1.6 लाख करोड़ तो अब सामान्य हो चला है। शुरू शुरू में जब 1.5 लाख करोड़ क्रॉस हुआ था तब मैंने पढ़ाया था कि देखो कितनी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 1.5 लाख करोड़ से ऊपर 1.6 लाख करोड़ ये अब एक आम नंबर है, ये अब हर महीने हो रहा है। तो जीएसटी कलेक्शन भी आपका बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर जब कोविड आया था तो यह संख्या नीचे गई थी, लेकिन उसमें जीएसटी की व्यवस्था की कोई गलती नहीं थी यार। जब कोविड आया था तब तो उत्पादन ही कम हो गया था, तब पूरी तरह से आर्थिक गतिविधि ही कम हो गई थी, तो उसको अगर आप अपवाद मान लें तो सामान्य तौर पे आप ये कह सकते हो कि इतना अब सामान्य हो चला है, जो कि एक बड़ा स्वस्थ नंबर है, बड़ा हेल्दी नंबर है। राज्यों का भी अब विश्वास बढ़ गया है, भाई इतना कलेक्शन होगा तो इसका एक हिस्सा राज्यों को मिलेगा, तो राज्यों को भी विश्वास हो गया है कि हमको नुकसान नहीं हो रहा है। भाई ये तो क्लियर हो गया, राज्यों के दिमाग में ये बात क्लियर हो गई है। जो शुरू शुरू में उनका डाउट था कि यार अगर ये जीएसटी की व्यवस्था आ गई तो हमारी आर्थिक स्थिति तो बहुत डंबाडोल हो जाएगी, हम तो एकदम पूरी तरह से केंद्र पे निर्भर हो जाएंगे, वो भी राज्यों को क्लियर हो गया है कि ऐसा नहीं है, जीएसटी कलेक्शन हो जाता है अच्छा खासा और हमारे को ठीक ठाक पैसा मिल जाता है। अब इसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स जो हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं कि यार शुरुआत में जब केंद्र सरकार राज्यों को कन्विंस कर रही थी, जब केंद्र सरकार राज्यों को मना रही थी कि भाई आप मान जाओ जीएसटी के लिए, तो राज्यों की एक समस्या जो थी सबसे बड़ी वो ये थी कि हमारा रेवेन्यू, हमारा राजस्व जो है वो कम हो जाएगा। तो केंद्र ने ये कहा था कि भाई पहले 5 साल तक हम आपका जो राजस्व है हम मानेंगे हर साल 14% बढ़ता है, ऐसा एक फॉर्मूला बनाया था, और उससे अगर जीएसटी कलेक्शन कम रह जाता है, आपकी हिस्सेदारी कम रह जाती है, तो उसकी हम क्षतिपूर्ति करेंगे, उसका नुकसान की भरपाई आपको हम करेंगे। 5 साल के लिए केंद्र ने यह आश्वासन दिया था कि 5 साल की आप चिंता मत करो, 5 साल तक, क्योंकि हम ये मानते हैं पहले 5 साल कलेक्शन कम भी आएगा, अगर कम आएगा तो भी आप टेंशन मत लो, आपके नुकसान की भरपाई हम लोग कर देंगे, ऐसा केंद्र ने कहा था। अब यार क्या हुआ, चलिए बीच में एक आध साल कोविड का आप मान सकते हो कि चलो तब केंद्र ने वो पैसा ट्रांसफर नहीं किया। अभी भी सरकारें उस बात को लेकर झगड़ा करती हैं कि आपने कहा था आप दोगे और आपने दिया नहीं। चलिए कोविड वाला एक आध साल हम मान लेते हैं खराब गया, लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, स्पेशली आप ये देखिए 2017 में यह आया, तो अब करीब 6 साल पूरे हो चुके हैं, 6 साल तो पूरे हो ही गए, और आप ये मान सकते हैं कि भाई चलिए एक आध साल को 1.5 साल 2 साल ही कोविड के हटा दो आप, तो भी एक आध साल और जारी रखना चाहिए था इसको बस। लेकिन सरकार ने क्या किया, ये क्षतिपूर्ति के लिए, जीएसटी की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने एक सेस लगाया, एक उपकर लगाया कुछ ऐसी चीजों के लिए जो विलासिता वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे शराब हो गई, सिगरेट हो गई, इस तरह की कुछ चीजों पे जीएसटी का क्षतिपूर्ति का एक सेस लगता है, इस चीज के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए कि भाई राज्यों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। इस सेस को सरकार ने 2026 तक बढ़ा दिया है, मतलब 3 साल के लिए सीधा सीधा इसको और बढ़ा दिया है। कायदे में ये 2022 में खत्म होना था, चलिए कोविड के कारण आप 1 साल का एक्सटेंशन ले सकते थे, लेकिन 23 या फिर ज्यादा से ज्यादा 24 में इसको खत्म करना जरूरी था। आपने सेस लगाया और उस सेस को आपने जो है बढ़ाकर 2026 तक कर दिया। सेस के पैसे के साथ एक बात और है कि सेस का पैसा जो होता है वो करों में नहीं गिना जाता, यानी कि उसका वितरण जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच में आमतौर पर नहीं होता है, वो पूरी तरह से केंद्र का फंड बन जाता है, केंद्र की इच्छा होती है वो उसको जैसे चाहे यूज करे। तो ये एक चीज है जो जिसकी आलोचना की जा रही है कि यार आप जो है, मतलब अब इतना टाइम हो गया, आपका कलेक्शन भी ठीक हो गया, अब आप ये क्षतिपूर्ति का उपकर बंद करो ना। किस बात का क्षतिपूर्ति का उपकर, अब आप इतना सारा कलेक्शन कर तो रहे हो, अब किस बात की क्षतिपूर्ति कर रहे हो आप, तो अब इस उपकर को बंद किया जाना चाहिए था। लेकिन केंद्र ने एक अतिरिक्त राजस्व क्योंकि इससे आ रहा है, एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, तो केंद्र ने इसको 2026 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, इसके अलावा अभी भी
अगर जीएसटी में आपको डिस्प्यूट होता है तो यह कहा गया था कि भाई कोई अगर विवाद होता है तो विवाद के निपटारे के लिए एक ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, एक अधिकरण बनाया जाएगा अपील करने के लिए। वो अधिकरण इतने सालों के बाद भी अभी तक बन नहीं पाया है। तो अभी भी उस पर चर्चा क्या चल रही है कि इस साल बना देंगे, इस वर्ष जो है उसको बनाने की चर्चा चल रही है। वो अधिकरण जो है, आपका ट्राइब्यूनल जो है, वो अभी तक एक मूर्त रूप ले नहीं पाया है। तो अगर आपका जीएसटी से जुड़ा हुआ कोई विवाद होता है तो आपको नॉर्मल कोर्ट में उसके लिए जाना पड़ता है, जहां पर बहुत बहुत बैकलॉग है, यानी कि बहुत बहुत समय लगता है इस तरह की सुनवाइयों में। तो एक जीएसटी के विवाद से जुड़े जो उनके निपटारे के लिए, त्वरित निपटारे के लिए एक अपीली न्यायाधिकरण का जो गठन होना था वो अभी तक हुआ नहीं है। जीएसटी को लेकर, दरों को लेकर अभी तक संशय है। हम अभी भी ये कहते हैं कि यार जो जीएसटी का पहली बार जो आइडिया आया था, केलकर समिति थी, केलकर समिति ने जो जीएसटी का पहली बार आइडिया दिया था, उन्होंने कहा था यार कोई भी चीज हो, हर चीज पे 20%, बात खत्म। उन्होंने कहा था हर चीज पे 20%, बस कुछ चीजों पे आप 0 रख लो। जैसे मान लो बहुत ही जरूरी चीजें हैं, दवाइयां हो गई, अनाज हो गया, इन पे 0 कर लो, और कुछ चीजों पे एक और बना लो बहुत ज्यादा वाला 40% टाइप, जो बहुत ज्यादा विलासिता की चीजें हैं, भाई महंगी शराब हो गई, उन पे आप ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आमतौर पे यह है कि आप, यह और सिंपल होना चाहिए, एक दर होनी चाहिए बस। चलिए आपको एक नहीं करनी तो आप 2 दर कर सकते हैं। लेकिन भारत में अभी भी जीएसटी की बहुत सारी दरें हैं, और ये बेसिकली जीएसटी का जो पूरा पर्पस है, जो इसका नाम, जब इसका नाम हालांकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस था, पर इसके बारे में यह भी कहा जाता था कि दैट इट विल बी अ गुड एंड सिंपल टैक्स। ये एक अच्छा और सिंपल सा, आसान सा कर होगा। वो एक प्रारूप अभी तक आ नहीं पाया है, क्योंकि दरें अभी भी बहुत ज्यादा हैं। किस चीज पर कितना जीएसटी लगना चाहिए इसको लेकर अभी भी विवाद होता है कि भाई दवाइयों पे भी जीएसटी है, सैनिटरी पैड पे जीएसटी है, तो इस तरह की एसेंशियल वस्तुओं पे अभी भी जीएसटी है। तो उस चीज को लेकर अभी हाल ही में दही से बने जो उत्पाद होते हैं, दही हो गया, पनीर, मट्ठा, इन सब चीजों पर, छाछ, इन सारी चीजों पर जीएसटी लगाया गया, तो उसको लेकर विवाद हुआ। तो किन चीजों पर जीएसटी होना चाहिए और किन पर नहीं, उस पर संशय अभी भी है। बिजली, पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, इनमें से जीएसटी अभी भी, कायदे में सही तरीका यह है कि आपकी अर्थव्यवस्था में सब कुछ जीएसटी के अंतर्गत आए। अगर आपने एक ऐसा टैक्स बनाया है तो सब कुछ जीएसटी के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती। तो ये एक अन्य विवाद है, ये एक अन्य समस्या है जो जीएसटी को लेकर हो रही है। तो भाई इसका तरीका यह है कि जीएसटी काउंसिल जो है उसको ज्यादा मिलना चाहिए और त्वरित निर्णय लेने चाहिए, और जीएसटी में जो सुधार हैं उन सुधारों को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जीएसटी भारत की कर व्यवस्था का सबसे बड़ा सुधार है, लेकिन यह भी कहना गलत नहीं है कि इसमें अभी और बहुत सुधारों की गुंजाइश है। तो 6 साल हुए हैं, हम आशा करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में यह एक सही अर्थों में एक गुड एंड सिंपल टैक्स के तौर पर ही उभरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। अब हुआ क्या, कर्नाटक में हुए चुनाव, ठीक है, ये टाइटल है राज्य और खाद्यान्न। तो कर्नाटक में हुए चुनाव, और आपको पता है भारत में जब चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल बड़े सारे वादे करते हैं। तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने, जिसके मुख्यमंत्री सिद्धरमैया साहब बने और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बने हैं, इन लोगों ने क्या वादा किया, आप यहां पे पोस्टर देख सकते हैं, कि सबको उन्होंने गारंटी दी कि हम एक अन्न भाग्य योजना चलाएंगे। और उस अन्न भाग्य योजना में इन्होंने क्या कहा कि हम 4.42 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलो मुफ्त चावल देंगे। यह इन्होंने वादा किया जनता से। अब ये फ्रीबीज देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, यह एक अलग विवाद है, लेकिन यह भारत की राजनीतिक संस्कृति है। आप देखना शुरू करेंगे कि भाई आमतौर पे कुछ पार्टियां इसका विरोध करती हैं, लेकिन जो पार्टियां विरोध करती हैं वो खुद भी देना शुरू करती हैं। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने फ्रीबी ऑफर करी तो बीजेपी ने विरोध किया, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाला है तो शिवराज सिंह चौहान वहां रोज एक फ्रीबी अनाउंस कर रहे हैं कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, ये देंगे, स्कूटर देंगे, बाइक देंगे, पता नहीं क्या क्या, वहां पर भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है, कांग्रेस भी कर रही है। तो फ्रीबी की संस्कृति अब भारतीय राजनीति में आ चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ, खैर आज हम, ये हमारा मुद्दा फ्रीबी का नहीं है, हमारा मुद्दा यह है कि यार 4.42 करोड़ लोगों को आपको 5 किलो मुफ्त राइस देना था, मुफ्त चावल देना था। तो इसके लिए आपको 2.3 लाख टन चावल की जरूरत है। भाई आप मुफ्त चावल दोगे, चलो आपके पास पैसा भी है,
कि आप वो चावल उन लोगों को मुफ्त में बांट दोगे, पर चावल तो चाहिए कहीं ना कहीं से, चावल कहां से लाओगे? तो भाई ये चावल का जुगाड़ जो है ये कर्नाटक की सरकार नहीं कर पाई। ये चावल का जो अरेंजमेंट करना था, चावल का जुगाड़ जो करना था, ये कर्नाटक की सरकार नहीं कर पाई। और उसने अब क्या कर दिया, लोगों को बोल दिया कि यार ये जो 5 किलो मुफ्त चावल आपको हम देने वाले थे, इसको हमने अब एक प्रत्यक्ष लाभ भुगतान योजना में बदल दिया। प्रत्यक्ष लाभ भुगतान मतलब क्या होता है कि आपको इसके बदले धन मिल जाएगा, कि 5 किलो चावल का जो बाजार दाम है उतने बाजार दाम के बराबर आपको हम पैसे दे देंगे, लेकिन आपको हम चावल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस चावल का जुगाड़ हम नहीं कर पाए, इस चावल की व्यवस्था हम नहीं कर पाए। ऐसा कैसे हो गया कि यार एक राज्य सरकार जो है वो चावल की व्यवस्था नहीं कर पाई? एक बार इसको समझ लेते हैं, बस वही इस आर्टिकल को पढ़ाने के पीछे मेरा उद्देश्य था। ठीक है, तो यार कांग्रेस ने कैलकुलेट क्या किया था, या फिर कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री जो थे उनकी कैलकुलेशन क्या थी कि यार हम ये अतिरिक्त चावल जो है ये हम भारतीय खाद्य निगम से खरीद लेंगे, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उससे हम ये चावल खरीद लेंगे। तो एफसीआई क्या करता है आपको पता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम, ये किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, न्यूनतम समर्थन दाम, उस पर चावल खरीदता है, या जो भी अन्न है, जो भी फसलें हैं वो खरीदता है, अपने पास स्टॉक में रखता है। उसमें से काफी बड़ा हिस्सा जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो आप केंद्र सरकार राशन देती है, पीडीएस स्कीम है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना वगैरह है, उसके तहत चला जाता है। लेकिन उसके बाद भी इनके पास स्टॉक बचता है, तो उस स्टॉक को भारतीय खाद्य निगम जो होता है वो बेचता है। और वो बेचता कैसे है? एक ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत। यह शब्द याद रखिएगा, ओपन मार्केट सेल स्कीम, ओएमएसएस। ठीक है, तो ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत भारतीय खाद्य निगम उसको बेचता है। और उसमें यह नहीं, उसका क्या करता है, उसकी ई नीलामी करता है। उसकी क्या करता है? ई नीलामी। और ई नीलामी में क्या होता है, भारतीय खाद्य निगम ही दाम तय कर देता है कि भाई चावल हम इतने रुपए किलो पे बेचेंगे, हम 25 रुपए किलो पे चावल बेचेंगे। उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, दाम मेरे को पता नहीं है, लेकिन एक दाम फिक्स कर देता है और कहता है कि भाई हमारे वेबसाइट पे, हमारे पोर्टल पे आप आके बता दो आपको कितना चाहिए, हमारे पास इतने टन चावल है, आपको लेना है तो आप ले लो, कोई भी ले लो, कोई उद्योगपति ले लो, कोई व्यापारी ले लो, कोई ट्रेडर ले लो, कोई राज्य ले ले, कोई भी ले ले। ठीक है, तो ओएमएसएस स्कीम के तहत यह राज्यों को अनाज खरीदने देता था कि राज्य को भी चाहिए तो वो भी हमसे ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ है हाल ही में, और इसके पीछे की राजनीति भी समझिएगा, कर्नाटक में कांग्रेस के जीतने के बाद केंद्र सरकार ने क्या किया है, ओएमएसएस, क्योंकि एफसीआई केंद्र सरकार का निकाय है, केंद्र सरकार के अंदर आता है, केंद्र सरकार ने एक नियम लगा दिया कि भाई ये जो ओएमएसएस होता है, आपकी ओपन मार्केट सेल स्कीम जो होती है, इसके तहत आप बस 10 से लेके 100 टन ही खरीद सकते हो। बस आप 10 से लेके 100 टन तक ही खरीद सकते हो, और कुछ आप नहीं खरीद सकते। यानी कि केंद्र सरकार ने एक तरह से यह कह दिया, भाई 10 से 100 टन में सरकारों का काम तो नहीं चलने वाला ना भाई। 10 से 100 टन का सरकार क्या करेगी? कुछ भी नहीं है। मैंने बताया ना, कर्नाटक सरकार को कितना चाहिए था? करीब 2.5 लाख टन। आप कह रहे हो 10 टन से 100 टन तक ही खरीद सकते हो, बाकी आप नहीं खरीद सकते। यानी कि अब एक तरह से केंद्र ने क्या कर दिया, ये खरीद की अधिकतम सीमा 100 टन तय कर दी। यानी कि अब राज्य सरकार तो नहीं ही खरीद सकती। अब ये बेसिकली किसके लिए कर दिया? उद्यमियों के लिए कर दिया कि आप अगर अनाज व्यापार करते हो, ट्रेडर हो, तो अब ये सुविधा बस आपके लिए है, राज्य सरकारों के लिए नहीं है। ठीक है, अब निश्चित तौर पे इस पे विवाद हुआ। ठीक है, केंद्र सरकार ने ऐसा कहा कि यार अगर एफसीआई का जो स्टॉक था, भारतीय खाद्य निगम का स्टॉक था, अगर वो सरकारें खरीद लेती हैं तो उद्यमियों के पास अनाज नहीं बचता, और ये अनाज तो वास्तविकता में उद्यमियों के लिए ही है ना। तो हमको एक खाद्य सुरक्षा मैनेज करनी है, दाम मेंटेन करना है बाजार में, ये स्टॉक उसके लिए है, इसीलिए हमने ये सीमा लगाई है। निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने, वो कर्नाटक की सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार ने यह कहा है कि भाई केंद्र सरकार क्या प्रयास कर रही है कि हमारी जो योजना है ये फेल हो जाए, इसके लिए इस तरह का प्रतिबंध लगाया है, और कोई कारण नहीं है। अब यार इस पर मैं जाऊंगा नहीं कि वास्तविक कारण क्या है क्या नहीं है, लेकिन केंद्र ने एक नियम बनाया है, दोनों के ही पक्ष जायज हैं। अब इसमें दोनों के लिए सीखने के लिए सबक भी हैं कि यार राज्य सरकार को भी, या फिर अगर आप राज्य में चुनाव लड़ रहे हो, तो जब आप किसी योजना की घोषणा करते हो कि यार मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं ये सामग्री दूंगा, तो आपको उसके पहले उसकी चाक चौबंद व्यवस्था करनी चाहिए कि आपको यह देखना चाहिए, कम से कम एक बैकअप तो रखो यार।
मतलब आप लोग भी यार एक एग्जाम की तैयारी करने बैठते हो तो ऐसा थोड़ा ना है कि यूपीएससी नहीं हुआ तो अब मैं जिंदगी में कुछ करूंगा ही नहीं। एक आध बैकअप तो हम सब जीवन में हर चीज का रखते हैं ना यार, कि चलो ऐसे कर लेंगे ये काम, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। तो भाई राज्य सरकार को भी कुछ तो बैकअप बनाना चाहिए था कि आप योजना बनाने के पहले परिस्थिति और आपूर्ति का जायजा तो लेते एक बार। आपने मान लिया कि एफसीआई आपको दे देगा, चलो पहले देता है, आपकी उतनी गलती नहीं है, लेकिन तब भी भाई अगर नहीं दिया एफसीआई ने तो एफसीआई का अनाज खत्म हो गया तो आप क्या करोगे, तो आप कहां से लाओगे? आपने कोई बैकअप ही नहीं सोचा। तो आपको कुछ ना कुछ बैकअप सोचना चाहिए था। यह तो हुआ राज्य सरकारों के लिए सबक। केंद्र के लिए सबक क्या है कि यार आप इस तरह का कोई नियम बनाते हो और जब आपको पता है कि राज्य सरकारें इस स्टॉक से माल खरीदती हैं तो उसको ऐसे आप तुरंत नहीं लागू कर सकते। उसके लिए आपको राज्य सरकारों को नोटिस देना चाहिए कि भाई 2 महीने में आपको जो खरीदना है खरीद लो, 2 महीने बाद से या 6 महीने बाद से या अगले साल से हम ये अलाउ नहीं करेंगे। ये अगर आप ऐसे कहते हो कि आज से हम नियम बना रहे हैं कि आप कल से नहीं खरीद सकते, तो फिर इसमें थोड़ा सा एक ऐसा लगता है कि आप राज्य सरकार के साथ असहयोग की नीति अपना रहे हो। और राज्य सरकार के आरोप थोड़े से सही लगते हैं कि यार कि ये तो आपने बेसिकली उनको रोकने के लिए ही किया है और कोई इसके पीछे उद्देश्य नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो केंद्र सरकार को भी अगर इस तरह के बड़े कदम उठाने हैं तो इसके लिए राज्यों को नोटिस देना चाहिए, राज्यों को पहले बताना चाहिए कि भाई ये हम व्यवस्था बंद करने वाले हैं, अगर आपको आवश्यकता है तो आप कृपया किसी और जगह से अरेंजमेंट कर लीजिए। क्योंकि यार याद रखिए, देखिए ये सारी चीजें जो हैं ये देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हैं। देश का जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उस तक खाद्यान्न पहुंचाने का मामला है। इसको लेके केंद्र और राज्य में पारस्परिक सहयोग होना चाहिए। इसको लेके ये नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस और बीजेपी में आपस में झगड़ा चल रहा है तो हम एक दूसरे की योजनाओं को फेल करेंगे। ये नीति, ये अप्रोच जो है ये अच्छी अप्रोच नहीं है। प्रयास ये होना चाहिए कि भाई खाद्यान्न जैसी चीजों को लेकर आपस में पारस्परिक सहयोग हो ताकि सभी को खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार क्या करें इस प्रॉब्लम का, बताओ। तो भाई कनाडा में एक खालिस्तानी आंदोलन जो चल रहा है वो यार रुकने का नाम ले नहीं रहा है। आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है, जब ये पूरा अमृतपाल सिंह वाला इंसिडेंट हो रहा था तो भी आपको मैंने कई बार आपसे चर्चा की थी इस बारे में कि यार कनाडा जो है वो एक तरह का खालिस्तानी जो उग्रवादी हैं, खालिस्तानी जो जिनका आतंकवादी तौर तरीका है, उन लोगों का एक गढ़ बन गया है, उनका एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। और ऐसा नहीं है कि कनाडा ने खुद खालिस्तानी आतंकवाद से नुकसान नहीं उठाया है। 1985 में एक एयर कनाडा का प्लेन जो है वो ब्लास्ट हुआ था, टोरंटो से लंदन तक की फ्लाइट जा रही थी, एयर इंडिया की थी, शायद एयर इंडिया की, एयर इंडिया की थी। उसमें 329 लोग मारे गए थे और यह बहुत सालों तक आतंकवाद की सबसे बड़ी घटना माना जाता रहा था। उन 329 लोगों में से ज्यादा लोग कनाडा के ही थे और यह खालिस्तानियों ने किया था। जो खालिस्तानी प्रदर्शनकारी थे, खालिस्तानी उग्रवादी थे, उन लोगों ने ये पूरा बम धमाका किया था, ये पूरा कांड किया था। तो ये हुआ है, ठीक है। लेकिन तब भी कनाडा जो है इनका अड्डा बनता जा रहा है। और इसका कारण क्या है कि यार कनाडा में जो सिख समुदाय है, और सिख समुदाय में भी मैं फिर से कह दूं कि मैं कहीं से भी कनाडा के सारे सिख समुदाय को खालिस्तानी नहीं बोल रहा हूं। कनाडा में सिख समुदाय बहुत बड़ी संख्या में है। सिख समुदाय बहुत शांति से वहां रहता है, बहुत सम्मान के साथ वहां रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन सिख समुदाय के लोगों में कुछ लोग बहुत ज्यादा खालिस्तानी मानसिकता वाले भी हैं। और कनाडा की जो एक नीति है कि भाई हम माइग्रेंट्स को आने देते हैं अपने यहां, उसके कारण वहां पे सिख समुदाय बहुत सशक्त हो गया है। और अब क्या है, वहां की जो स्थानीय राजनीति है उसमें उसकी ऐसी आवश्यकता है कि आप इन खालिस्तानी आतंकवादियों को नाराज नहीं कर सकते। जैसे वर्तमान में जो जस्टिन ट्रूडो की वहां पे सरकार भी है, आप देख सकते हैं जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो एक खालिस्तानी नेता है जगमीत सिंह, उसकी पार्टी के समर्थन पर टिकी हुई है। तो ट्रूडो की सरकार को वहां पे स्पष्ट बहुमत नहीं है। ट्रूडो की सरकार जो है वो जगमीत सिंह के समर्थन पर टिकी हुई है और जगमीत सिंह को नाराज करना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। मतलब अगर जगमीत सिंह नाराज हो गया तो ट्रूडो साहब की सरकार चली जाएगी। तो ट्रूडो साहब जो है वो जगमीत सिंह को नाराज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। तो अभी पिछले दिनों आपको मैंने बताया था क्या हुआ था कि यार ये आपने देखा ही था कि खालिस्तानी उग्रवाद में बढ़ोतरी हुई थी। आपको बताया था मैंने कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर आपत्तिजनक झांकी लगाई गई थी एक, जिसमें भारत की जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको मारते हुए, उनकी हत्या को प्रदर्शित करते हुए एक झांकी को दिखाया गया था।
और उनकी हत्या का एक तरह से जश्न मनाने वाला एक सेंस जो है, एक जश्न मनाने वाला एक प्रदर्शन वहां पे किया गया था, जिसको लेके भारत के विदेश मंत्री ने आपत्ति की थी। ठीक है, अब वहां पर एक नया पोस्टर लगा है। ये पोस्टर, यही एग्जैक्टली जो पोस्टर आपको मैं दिखा रहा हूं, और इस पोस्टर में क्या है देखिए, अगर हम इस पोस्टर का कंटेंट देखें तो क्या लिखा है, 8 जुलाई ये जहां जगह जगह जहां पे हो रहा है, इंडियन, यहां कहीं से शुरू होगा, इंडियन एम्बेसी पे खत्म होगा, और देखिए बंदूक लगी हुई है और लिखा हुआ है किल इंडिया, और फेसेस ऑफ शहीद निज्जर जो भी है, और देखिए उसके नीचे किलर्स इन टोरंटो। सबसे आपत्तिजनक चीज जो है वो इसमें ये है, किलर्स इन टोरंटो का नाम लिखकर नीचे आप शायद देख पा रहे होंगे भारत के 2 राजनयिक जो हैं, भारत के जो 2 डिप्लोमैट्स हैं, उनके फोटो और नाम दिए गए हैं, संजय कुमार वर्मा और अपूर्वा श्रीवास्तव। ये दोनों जो हैं ये भारतीय विदेश सेवा के अफसर हैं, और जो है वहां पर राजनयिक हैं, कनाडा में भारत के राजनयिक हैं, भारत के ये हाई कमिश्नर हैं, और ये क्या लिखा है मैंने, काउंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया हैं ये। तो ये 2 बड़े बड़े पदों पर जो आईएफएस ऑफिसर्स हैं उनके फोटो लगाए हैं, यानी कि एक तरह से इनकी हत्या की अपील की जा रही है। पोस्टर लगा के यहां पर जाके भारतीय दूतावास में जाके, भारतीय उच्चायोग में जाके इन लोगों की हत्या की, जो भारत के प्रतिनिधि हैं उनकी हत्या की सीधी सीधी अपील अब एक तरह से की जा रही है। तो यार भारत ने ऑब्वियसली इस पे कड़ा विरोध जताया है। भारत ने कनाडा के जो एम्बेसडर हैं उनको बुलाकर उनको जो एक स्टैंडर्ड विदेश वाली प्रक्रिया होती है कि आप दूसरे देश के राजदूत को अपने यहां बुलाते हो और उनको उनके सामने अपना विरोध व्यक्त करते हो, ये वाला काम भारत ने कर दिया है। लेकिन निश्चित तौर पे यार ये स्पष्ट है कि भारत और विश्व समुदाय को कनाडा को इस समस्या को नियंत्रित करने पर मजबूर करना पड़ेगा, क्योंकि यह क्लियर है कि केवल विरोध जताने से अब कनाडा की सरकार जो है वो इस समस्या से निपटने की तरफ गंभीरता से कदम नहीं उठा रही है। यह बात एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो भारत को, ना सिर्फ भारत को, क्योंकि याद रखिएगा आतंकवाद अगर कहीं होता है तो किसी एक जगह नहीं होता है, वो बहुत सारी जगह होता है, फिर वो हर जगह फैलेगा। तो न सिर्फ भारत को बल्कि अन्य देशों को भी कनाडा पर थोड़ा और दबाव डालना चाहिए, कनाडा को मजबूर करना चाहिए कि वो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति एक कनाडा में पनप रही है, जो कि एक देश के अंदर होने वाली आतंकवादी घटनाओं को बढ़ोतरी देने की बात करती है, ऐसी प्रवृत्तियों को पर कनाडा सरकार सख्ती से रोक लगाए। आप देखिए, मैं बार बार कहता हूं, अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि खालिस्तान की मांग जायज है और वो इसको लेके शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, रैली करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। कनाडा बहुत इस बात में गर्व करता है कि भाई हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं, भारत में भी है, कोई बात नहीं। आप खालिस्तान की मांग करना चाहते हैं, आप कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन खालिस्तान की मांग, यार ये किस तरह की मांग है कि आप ये कह रहे हो कि इन लोगों को हम मार देते हैं, चलो यार, ये तो मतलब आतंकवाद है। मतलब ये तो आप कितने भी कोमल हृदय के क्यों ना हो, इसको तो आप आतंकवाद से अलग कुछ नहीं कह सकते। तो यार ये आतंकवाद है और इस आतंकवाद पे सख्ती से नियंत्रण पाए जाने की आवश्यकता है। तो भारत को और विश्व समुदाय को कनाडा पर और दबाव डालने की जरूरत है कि वो इस तरह की गतिविधियों से निपटे, ठीक है, ताकि इस तरह की गतिविधियां जो है उनको एनकरेज कनाडा में नहीं किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप सबको पता होगा यार, अगर आप अपने घर के लिए सब्जी अब्जी खरीदते हो तो आपको जानकारी होगी कि आजकल टमाटर के दाम अचानक से, टमाटर ऐसा हो गया है भाई, मतलब मुंबई में वो 150 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है आजकल, 110 रुपए किलो मैंने देखा था कल। तो हालांकि अपने घर की सब्जी मैं नहीं खरीदता तो मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन हाँ मुझे बताया गया कि भाई टमाटर बहुत महंगा हो गया है। तो मैंने ऐसे ही देखा कि भाई चलो देखा जाए कितने का है। तो ऐसे लिखा हुआ था, आधा किलो टमाटर 76 रुपीज, ओ क्षमा कीजिएगा, ऐसे लिखा हुआ था कि आधा किलो टमाटर 76 रुपए का था, अब वो कम होके 52 रुपए का हो गया है। ऐसे आधा किलो, यानी कि 100 रुपए किलो से ऊपर टमाटर इस समय मुंबई में बिक रहा है। 100, 120, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं 150, 160 भी हो गया है कई जगहों पर। तो भाई इतने रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। आमतौर पर इस तरह की चीजों पर मैं पढ़ाता नहीं एक आध चीज के दाम पर, और आज इंडियन एक्सप्रेस में इसी बात पर आर्टिकल आया है। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि ये इक्का दुक्का चीज के दाम जब बढ़ते हैं तो ये बहुत चिंता की बात नहीं होती। ये बात याद रखिए, ये एक उपभोक्ता के तौर पे मेरी जेब पे वजन डाल सकते हैं कि हाँ यार ठीक है, मुझे अब टमाटर तो सब्जी में डलेगा। आप ये मानते हो भी घर में टमाटर तो आएगा ही, बिना टमाटर के तो ज्यादा कुछ खाना बन नहीं पाता है ना। तो आपके
हो सकता है थोड़ा कम आना शुरू हो जाए, लेकिन आएगा तो है ही। तो आपकी जेब पर थोड़ा सा बोझ डलेगा, ये निश्चित है। लेकिन एक अर्थशास्त्र के तौर पे, एक अर्थशास्त्री के तौर पे, या फिर एक सरकार के तौर पे इस तरह की चीजों से हमको ज्यादा व्यथित नहीं होना चाहिए। इनकी हम ज्यादा चिंता नहीं करेंगे, नहीं करनी चाहिए। यही बात इंडियन एक्सप्रेस आज कहता है। तो इंडियन एक्सप्रेस क्या कहता है कि यार देखो, टमाटर जो है वो एक सीजनल सब्जी है, पूरे साल वो नहीं उगती। उसका 120 से 125 दिन का उगने का साइकिल होता है। तो आप हर साल देखोगे, आप हर साल ये देखोगे कि मई से लेके जुलाई वुलाई तक दाम बढ़ते हैं। ये नॉर्मल चीज है, ठीक है। अब थोड़ा बारिश का मौसम आगे पीछे होने लगा है, तो इस बार क्या हुआ, मई में दाम ठीक थे, जून एंड से बढ़ने शुरू हुए थे, जुलाई में पीक पे पहुंच गए हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि ये कोई अनोखी बात थोड़ी ना, ये तो पिछले साल भी था, ये इस साल भी है, ये अगले साल भी होगा, क्योंकि इस समय फसल नहीं है ना भाई, इस समय फसल नहीं है टमाटर की। ये तो मांग आपूर्ति की बात है। अभी इस समय टमाटर कम उग रहा है, इसलिए महंगा हो गया है, और इस समय फसल है नहीं। कुछ जगह पे कर्नाटक में, कोलेरू वेलेरू में कहीं कहीं पे टमाटर होता है, लेकिन उतना नहीं होता। कुछ जगहों पे एक हाइब्रिड फसल उगती है टमाटर की, लेकिन तब भी उत्पादन इतना नहीं होता कि वो ये मांग साइड का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर पाए। इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि अगस्त आते आते नई खेप आ जाएगी, नया उत्पादन आ जाएगा टमाटर का, और फिर जो है दाम थोड़े नीचे आ जाएंगे, और फिर अगले साल मार्च अप्रैल तक फिर ठीक रहेंगे, और अप्रैल के अंत से मई से फिर से दाम बढ़ने शुरू होंगे। यह हर साल का साइकिल है। इंडियन एक्सप्रेस यह कहता है कि हमको इसको लेकर कोई बहुत ज्यादा व्यथित होने की जरूरत नहीं है, इसको लेकर कोई बहुत ज्यादा उत्तेजित होने की भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है, यह बहुत आम बात है। यह तो यार क्रॉप साइकिल है, जब आएगा तो सस्ता होगा, जब नहीं आएगा तो महंगा होगा। इसको लेके आप मतलब अचानक से आप चाहो कि यार कुछ इस पर किया जाए, इस पर कोई प्रतिबंध, कोई नियम लगाया जाए, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये सब्जी की मौसमी उपलब्धता के कारण है। भाई सब्जी जो है जिस मौसम में उगेगी तभी तो आएगी, वरना नहीं आएगी। अब इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ये भी कहता है कि यार टमाटर जो है खराब भी बहुत जल्दी होता है। जैसे आलू और प्याज वगैरह होते हैं, उनको आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो, उनका भंडारण जो है अपेक्षाकृत आसान होता है, वो खराब नहीं होते ना। आपके घर में ही प्याज यार ऐसे ही बाहर पड़ा रहता है ना, घर में थोड़ा ना प्याज को आप फ्रिज में रखते हो, घर में प्याज ऐसे ही बाहर रखा रहता है और हफ्तों हफ्तों रखा रहता है। आप कई बार 2 हफ्ते के लिए घर छोड़ के चले जाते हो, तो आप लौट के आते हो तब भी प्याज ठीक होता है, आप उसको तब भी प्रयोग कर पाते हो। ऐसे आलू है, टमाटर के साथ ऐसा होता है क्या? आप फ्रिज में भी रखते हो तो भी हफ्ते भर में खराब हो जाता है कि नहीं होता? बाहर छोड़ दो तो 2 दिन में खराब हो जाएगा। यह बात सही है कि नहीं है? तो टमाटर का भंडारण जो है वो भी आसान नहीं है, तो टमाटर जल्दी खराब भी होता है। तो यार इसीलिए टमाटर पर तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि इसका बहुत सारा स्टॉक बना के रख लें, इसका स्टॉक मेंटेन कर लें, और इसको हम कम समय पे, जब कम मांग हो, जब माफ कीजिएगा, जब फसल कम हो तब सप्लाई कर दें। ऐसा भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि यार ये तो पेरिशेबल है ना, खराब हो जाएगा भाई। तो इसीलिए इसमें तो हमको फसल पर ही निर्भर होना पड़ेगा। जब फसल आएगी तब टमाटर सस्ता होगा, जब फसल नहीं आएगी तब टमाटर महंगा होगा। यह प्राकृतिक नियम है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस यह कहता है कि सरकारों को आर्थिक दृष्टिकोण से पूरी खाद्य मुद्रास्फीति की ओर देखना चाहिए, इक्का दुक्का उत्पाद की ओर नहीं। कि यार अगर आपके यहां हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, पूरे खाद्यान्न के, सारी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तब तो सरकार को चिंतित होना चाहिए। अगर एक सब्जी महंगी हो गई, कभी कभी दूध महंगा हो जाता है, कभी कभी कोई सब्जी महंगी हो जाती है, कभी कभी कोई अनाज महंगा हो जाता है, तो यार ये सारे बाजार के मूवमेंट हैं, इनको लेके अब सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार को कुछ करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। केवल एक उत्पाद के स्तर पे नीतिगत दखलंदाजी जो है कि हम इस पे कोई नीति बनाएं, या फिर हम टमाटर की कहीं से सप्लाई रोकने की कोशिश करें, सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करें, यह सब नीतिगत दखलंदाजी करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक मौसमी चक्र है, अपना मौसमी चक्र पूरा करेगा, फिर टमाटर के दाम कम हो जाएंगे। तो यह याद रखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि यह जो पॉइंट था कि आर्थिक दृष्टिकोण से अगर पूरी खाद्य मुद्रास्फीति जो है वो महत्वपूर्ण है, किसी एक उत्पाद को लेकर नीति बनाने का कोई खास औचित्य होता नहीं है, वो भी खास तौर पे तब जबकि वो उत्पाद जो है वो पूरी तरह से फसल पे निर्भर है, और वो उत्पाद जो है उसका भंडारण भी आसान नहीं है, उसको आप स्टोर भी आसानी से नहीं कर सकते। वो टमाटर है, खराब हो जाएगा यार, है ना। तो उसमें आप जो है इस बात को समझना थोड़ा सा आवश्यक है। तो उस पर नीतिगत दखलंदाजी जो है वो गैर जरूरी होगी, उसकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलिए आते हैं आज के अच्छा नहीं, एक चीज रह गई इसमें, हाँ माफ कीजिएगा, कि यार एक चीज इंडियन एक्सप्रेस और कहता है कि यार अक्सर क्या होता है, ऊंचे दाम जो होते हैं वो किसानों को भी मोटिवेट करते हैं। देखिए
कई बार इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि यार ऊंचे दामों के लाभ बताओ। भाई अगर मैं एक किसान हूं और मुझे लग रहा है कि फसल का दाम ज्यादा है, तो मैं उसको लगाने के लिए मोटिवेट होऊंगा या नहीं होऊंगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि यार जो मैं उगाऊंगा वो महंगा बिकने वाला है, तब निश्चित तौर पे मेरी प्रेरणा जो है थोड़ी सी बढ़ेगी कि यार मैं इस फसल को और ज्यादा उगाऊं। बात सही है कि नहीं है? तो ऊंचे दाम जो है वो किसानों को भी एक्स्ट्रा उगाने के लिए, एक्स्ट्रा फसल लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। और अक्सर यहां पे इंडियन एक्सप्रेस ये कहता है कि हम लोग भी, जो सरकारें भी हैं या फिर आम जनता भी जो है, वो दाम बढ़ने पे तो बड़ी संवेदना व्यक्त करती है कि यार देखो टमाटर 150 रुपए हो गया। लेकिन कभी कभी जब दाम इतने गिर जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं होता, कि यार दाम जो है इतने गिर जाते हैं कि आपको यह पता है कि किसान को नुकसान 100% हो ही रहा होगा। 5 रुपए किलो चीज बिक रही है तो आपको पता है कि 5 रुपए किलो में तो किसान को नहीं पड़ा होगा। ठीक है, तो दाम गिरने पर भी उतनी ही संवेदना होनी चाहिए, क्योंकि हमको दोनों पक्ष देखने हैं। हमको केवल उपभोक्ता का पक्ष नहीं देखना है, हमको उत्पादक का पक्ष भी देखना है कि जो उत्पादक है उसको भी तो फेयर डील मिलनी चाहिए ना, उसको भी अपने व्यापार का, अपनी मेहनत का सही फायदा मिलना चाहिए। अगर उसको सही फायदा नहीं मिल रहा है तो वो भी अपना धंधा छोड़ देगा कि यार ये धंधे में तो कुछ पैसा ही नहीं है, कुछ और करते हैं, है कि नहीं? तो दाम गिरने का, दाम बढ़ने का एक ये भी लाभ है कि कई बार किसान जो है वो मोटिवेट होता है। और हमको दाम गिरने को लेकर भी थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए कि दाम अगर एक सीमा से ज्यादा गिर रहे हैं तो उसको लेकर भी हमको चिंता करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आज के आखिरी आर्टिकल पे। तो यार ये क्या है, गोल्डमैन सैक्स नाम का एक अमेरिकन बैंक है। ठीक है, बहुत बड़ा बैंक है गोल्डमैन सैक्स, और उनकी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में उसने बात करी है स्विंग स्टेट्स के बारे में, स्विंग देशों के बारे में। तो यार इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल जो है, इस पर सी राजा मोहन साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, भाई भूल के भी मत पढ़ना, है ना। अगर आप में से जो अखबार पढ़ना चाहता हो, भूल के भी वो आर्टिकल मत पढ़ना। वो आर्टिकल पढ़ा मैंने, और मैंने मतलब मेरा मन हुआ कि मैं दीवार में अब जाके अपना सर फोड़ लूं। वो इतना कंफ्यूजिंग आर्टिकल है, पता नहीं उन्होंने क्या लिखा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कुछ कोहेरेंस नहीं है, पता नहीं क्या लिखा है। लग रहा है उनको भी डेडलाइन दी गई कि भैया कल तक लिख के सबमिट करो, छापना है, आज रात तक लिख के दो। तो उन्होंने जो दिल में आए लिख दिया उस पर। ठीक है, वो बहुत ही बेकार आर्टिकल है, मत देखिएगा। लेकिन मुझे इंटरेस्ट आया कि यार ये गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है तो कुछ तो काम का होगा। तो मैं गोल्डमैन सैक्स की वेबसाइट पे गया और वहां पे मैंने ये रिपोर्ट ओरिजिनली पढ़ ली। ये एक मेरे ख्याल से 20 पेज की रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स की, जिसमें उन्होंने स्विंग देशों के, स्विंग स्टेट्स के बारे में बातचीत की है। तो जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पे आधारित नहीं है, ये गोल्डमैन सैक्स की एक्चुअल रिपोर्ट जो है ये उस पर आधारित है। तो आर्टिकल मैं आग्रह करूंगा आप लोग ना पढ़ें, बहुत ही बेकार आर्टिकल है, पढ़ेंगे समझ में भी नहीं आएगा, टाइम भी खराब होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा। तो गोल्डमैन सैक्स जो है वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा बैंक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है यार, कि अब आप कहेंगे यार कि बैंक जो है वो राजनीति के बारे में या अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में क्या बात करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जिस कॉन्सेप्ट को आज ब्रिक्स के नाम से जानते हैं, ब्रिक्स एक संस्थान है, बहुत बड़ा संस्थान है, ब्रिक्स के बारे में भी पहली बार विचार जो दिया था वो गोल्डमैन सैक्स ने ही दिया था। पहली बार गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने कहा था कि यार अमेरिका का जो दबदबा है, उस समय अमेरिका का दबदबा बहुत ज्यादा था, तो उसको कम करने के लिए ये एक ऑल्टरनेटिव फ्रंट बन सकता है, ये एक वैकल्पिक एक केंद्र बन सकता है, जिसमें ये 5 देश साथ मिलके, 5 देश कौन से? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, जिनको मिला के ब्रिक्स बना। ये 5 देश जो हैं ये साथ मिलके एक ऑल्टरनेटिव फ्रंट बना सकते हैं, एक शक्ति का एक ऑल्टरनेटिव केंद्र बन सकते हैं। ठीक है, यह संकल्पना सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स ने दी थी। उसके बाद वास्तविकता में संस्थान बनने शुरू हुए और अभी तक चल रहे हैं। महत्वपूर्ण कितने हैं नहीं है वो एक अलग बिंदु है, लेकिन कम से कम बना। ठीक है, इस बार क्या हुआ है, गोल्डमैन सैक्स ने स्विंग स्टेट की एक परिकल्पना की है। तो स्विंग स्टेट क्या होता है यार? अगर आप अमेरिका की राजनीति को फॉलो करते हो तो अमेरिका में क्या होता है, अमेरिकन राजनीति में अमेरिका में 50 राज्य हैं। अमेरिका एक फेडरल देश है, संघीय देश है भारत जैसा, वहां 50 राज्य हैं। और अमेरिका में 2 ही राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई क्षेत्रीय पार्टियां वगैरह ज्यादा नहीं है, 2 ही राजनीतिक पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। ठीक है, और आमतौर पे हर राज्य के बारे में आपको पता होता है कि यार ये तो डेमोक्रेटिक राज्य है, ये तो रिपब्लिकन है। टेक्सास है, टेक्सास रिपब्लिकन राज्य है, वो हमेशा रिपब्लिकन को ही चुनता है।
कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया डेमोक्रेटिक राज्य है, वो हमेशा डेमोक्रेट्स को ही चुनता है। वो आपको पता है कि भाई ये राज्य जो है ये तो इसी तरफ जाता है, ये इस तरफ जाता है, आपको पता है एकदम। कुछ राज्य ऐसे होते हैं लेकिन जहां पे आपको गारंटी नहीं होती, जो कभी किसी को चुन लेते हैं, कभी किसी को चुन लेते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है ना। तो कुछ राज्य ऐसे भी होते हैं। आप भारत से अगर कंपेयर करें तो भारत में हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि भारत में आप ऐसा सोच सकते हो कि उत्तर प्रदेश जो है वर्तमान में, आप ये कह सकते हो कि वो तो बीजेपी का राज्य है ना। आप ये मान सकते हो कि यार उत्तर प्रदेश तो बीजेपी को ही चुनेगा, चुनता है, 2 बार से चुन रहा है, बड़े बड़े बहुमत से चुन रहा है, तो आप ये मान सकते हो। लेकिन राजस्थान को लेकर आप ये कह सकते हो क्या कि वो कांग्रेस का ही राज्य है या बीजेपी का ही राज्य है? ऐसा नहीं है, हमें गारंटी नहीं है। वो कभी इधर भी हो सकता है, कभी उधर भी हो सकता है, दोनों तरफ जा सकता है, ये बात सही है। तो इस तरह के जो राज्य हैं, जो वो कहलाते हैं अमेरिका में स्विंग स्टेट, जो किसी भी पार्टी को चुन सकते हैं। तो गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि भैया देखो, दुनिया की राजनीति में अब जो शक्तिशाली देश हैं, जो बड़े देश हैं, उनकी प्रभुसत्ता का टाइम हो गया खत्म। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट ये नहीं कह रही कि उनके पास शक्ति नहीं रहेगी, लेकिन आगे की दुनिया में दुनिया के देश कैसे काम करेंगे, ये दुनिया का जो एजेंडा है, ये एजेंडा अब महाशक्तियां तय नहीं करेंगी। ये एजेंडा जो है दुनिया का, वो महाशक्तियां तय नहीं करेंगी। ये एजेंडा किन देशों के हाथ में रहेगा? जो देश किसी भी पक्ष में हो सकते हैं, जो देश मतलब किसी एक कैंप में नहीं है, जो देश ये नहीं कह रहे कि हम तो भाई तुम्हारे ही साथ हैं या हम तुम्हारे ही साथ हैं। ये रिपोर्ट खुल के एक्नॉलेज करती है कि दुनिया में 2 बड़ी शक्तियां हैं, एक अमेरिका और एक चीन। बिल्कुल साफ तौर पे ये कहती है कि भाई 2 महाशक्तियां हैं, एक अमेरिका महाशक्ति है, एक चीन महाशक्ति है। और ये एकदम स्पष्ट करती है कि भाई ये एकदम क्लियर है कि आने वाले समय में जो दुनिया की शक्तियां हैं वो इन्हीं देशों के हाथ में रहने वाली हैं, जो कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, जो किसी एक पक्ष से बंधे हुए नहीं हैं। और ये महाशक्तियां जो हैं अब एजेंडा तय नहीं कर पाएंगी। गोल्डमैन सैक्स आगे क्या कहता है कि भाई ऐसे देश जो हैं वो कौन से देश होंगे, वो कौन से देश होंगे? क्या कोई भी ऐसा देश, मान लीजिए नेपाल कह दे कि भाई हम तो किसी भी पक्ष में नहीं है, तो क्या नेपाल एजेंडा तय करेगा? नहीं। गोल्डमैन सैक्स कहता है कि ऐसे 4 तरह के देश हैं जिनके पास ये शक्ति आने वाली है। और वो 4 तरह के देश कौन से हैं? पहले वो जिनका वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बड़ा स्थान है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है आपके यहां। ये आपको कई बार बता चुका हूं कि नहीं, सप्लाई चेन मतलब जिनके यहां उत्पादन हो रहा है, जो अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके यहां आप ये मान लीजिए कि भाई जिनके यहां इस प्रकार का श्रम उपलब्ध है, जिनके यहां गुणवत्ता उपलब्ध है, जो अपने यहां उत्पादन बढ़ा रहे हैं, ऐसे देश जो वैश्विक सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। और इसमें गोल्डमैन सैक्स भारत का एग्जांपल देता है कि भारत जैसा देश, एक भारत जैसा देश जहां पे बड़ी आबादी है, पढ़ी लिखी आबादी है, सस्ता श्रम है, और जो प्रयास कर रहा है कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाएं, भारत इस कैटेगरी में आ सकता है। इसके अलावा दूसरा वो बोलता है जिनके पास आउटसोर्सिंग की शक्ति है, जो ये कह दें कि भैया आपका काम हम कर देंगे। आउटसोर्सिंग तो आपको पता ही है ना। तो आउटसोर्सिंग के क्षेत्र में जो देश अब बड़ी शक्ति बनेंगे वो भी एजेंडा तय कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल देता है वो वियतनाम का, कि वियतनाम एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पे उभर सकता है। आपको लगता नहीं कि वियतनाम शक्तिशाली देश है, लेकिन उसका अच्छा खासा प्रभाव होने वाला है। इसके अलावा वो कहता है ऐसे देश जिनके पास बहुत सारी पूंजी है और उस पूंजी को वो रणनीतिक लाभ के लिए निवेश करने को तैयार हैं, कि हमारे पास पैसा है, हम उसे जहां हमको स्ट्रैटेजी में फायदा होगा हम वहां उस पैसे को लगाएंगे। ऐसे देश जो हैं वो तीसरी कैटेगरी के देश हैं, जिसमें कौन से देश आते हैं? खाड़ी देश और नॉर्वे। ठीक है, खाड़ी देश और नॉर्वे इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यहां पर भी इनका भी होने वाला है। और चौथा देश जो है, वो चौथी कैटेगरी कौन सी है? चौथी कैटेगरी है ऐसे देश जिनके पास एक वैश्विक विजन वाला नेतृत्व है, जिनके नेता जो हैं, जिनका नेतृत्व जो है, उनके पास एक वैश्विक विजन है। और यहां पे वो 2 एग्जांपल देता है, 3 देता है, जर्मनी, फ्रांस और साउथ कोरिया का। कि इन 3 देशों में जो नेतृत्व है उसका विजन जो है वो स्थानीय नहीं है, वो लोकल नहीं है, वो दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, वो ग्लोबली सोच रहे हैं। तो ये 4 कैटेगरी के देश जो हैं, वैश्विक श्रृंखला वाले, एक तो सप्लाई चेन वाले, आउटसोर्सिंग वाले
जिनके पास पूंजी है और जो उसका स्ट्रैटेजिक निवेश करेंगे वो वाले, और वैश्विक विजन वाले देश, वैश्विक विजन के नेतृत्व वाले देश, ये 4 तरह के देश हैं। ये अब बनेंगे स्विंग देश, स्विंग स्टेट्स बनेंगे और वैश्विक भू राजनीति को ये प्रभावित करेंगे, ऐसा प्रेडिक्शन किया है गोल्डमैन सैक्स ने। बेटा इस रिपोर्ट को नोट्स बना के रख लो, वैश्विक राजनीति पे मेंस इत्यादि में कहीं पर भी पूछा जाए इसको लिख के आना। ये लिख के आओगे बहुत नंबर मिलेंगे, ये याद रखिएगा। तो ये इस तरह की चीजें काम आती हैं। अच्छा एक चीज और है, एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी कि इस पूरे आर्टिकल में जो ये पेपर है, इसमें मैंने सर्च किया इंडिया, तो अगर मैंने भारत का नाम सर्च किया तो भारत का नाम 10 बार इस पूरी लिस्ट में आता है। इस पूरा पेपर जो है भारत का 10 बार जिक्र इसमें किया गया है। तो निश्चित तौर पे भारत को भी एक कंटेंडर जो है गोल्डमैन सैक्स इसमें मानता है कि भाई भारत भी एक स्विंग स्टेट के तौर पे विकसित होगा, भारत भी आने वाले समय में एक अच्छी खासी शक्ति बन सकता है। यह बात गोल्डमैन सैक्स जो है यहां पर कहता है। ठीक है, यह क्लियर हुआ आपको? तो यह गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट थी जिसके बारे में आपसे मेरे को चर्चा करनी थी। चलिए तो आज के लिए इतना ही है। आज के फटाफट प्रश्न देख लेते हैं। सत्य कथन पहचानिए। भारत में जीएसटी से जुड़े निर्णय जीएसटी समिति लेती है। बिल्कुल सही बात है, जीएसटी काउंसिल लेती है। जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस शुरू में 5 वर्षों के लिए था। यह भी सही है कि भाई शुरुआत में जो सेस लगाया गया था वो केवल 5 साल के लिए लगाया गया था। आगे बढ़ें। भारतीय खाद्य निगम ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत ई नीलामी के द्वारा अनाज बेचता है। सही है, आपको बताया ये मैंने। इसका दाम पहले से ही निर्धारित होता है। यह भी सही है कि नीलामी जो होती है वो केवल क्वांटिटी की होती है, दाम की नहीं होती है। दाम एफसीआई तय करके बताता है कि इस रेट पे बेचना है, लेना है तो ले लो। ठीक है, तो इसका दाम पहले से ही निर्धारित होता है। यह भी सही है। तो आज आपके दोनों क्वेश्चंस में दोनों कथन सही हैं। चलिए आपके सब्जेक्टिव सवाल पे आते हैं। यह आपको मैंने सवाल दिया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस पर आप लिखें। मैं चाहता हूं कि इसको आप अच्छे से एकदम गांठ बांध के इस बात को रख लें। बहुत काम का टॉपिक है ये। वैश्विक राजनीति में स्विंग स्टेट्स की परिकल्पना की व्याख्या कीजिए। तो जो आपको मैंने पढ़ाया है गोल्डमैन सैक्स से लेके, आपको बस उस आर्टिकल की पूरी समरी जो है वो यहां पर दे देनी है कि स्विंग स्टेट की जो पूरी परिकल्पना है, स्विंग स्टेट्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है, उसकी आपको व्याख्या करनी है। सिंपल सा प्रश्न है लेकिन पूरी उसकी व्याख्या जरूर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा लिखने की, क्योंकि जरूरी है, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है और इस पे आपका सही कमांड होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार जाने के पहले आपको दोबारा बता दूं, हमारा मॉर्निंग बैच लॉन्च हो चुका है। 10 जुलाई से शुरू हो रहा है, याद रखिएगा। सुबह 8 बजे होगा। P2I का बैच है, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराएगा। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा से लेके मेंस की तैयारी आपकी जो है वो सारी की सारी पहले ऑनलाइन कराएंगे प्री तक। प्री के बाद अगर आपका क्लियर होता है तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। दिल्ली में आपको ऑफलाइन मोड में तैयारी कराई जाएगी बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के। प्रिंटेड किताबें मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। एजे लाइव कोड लगाइए 29,999 में इस कोर्स से आज ही जुड़िए, देर मत कीजिए। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और ये मेरे साथ संपर्क साधने के, अच्छा आपको फिर बताया नहीं, 5 तारीख है आज इस चीज की लास्ट डे है कि आज अगर आप आज तक आप इस कोर्स से जुड़ते हैं तो अनिल स्वरूप सर द्वारा जो 2 पुस्तकें लिखी गई हैं, नो मोर अ सिविल सर्वेंट और एथिकल डायलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट, ये 2 किताबें भी आपको जो है ये इस कोर्स के साथ फ्री में मिलेंगी। कल से अगर आप लेंगे तो आपको ये 2 किताबें नहीं मिलेंगी, बाकी जो आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो आपको सारी तब भी मिलेंगी। ये 2 किताबें अगर आपको और चाहिए एक्स्ट्रा तो आपको आज तक एनरोल करना पड़ेगा। 5 जुलाई तक का ये ऑफर है। ठीक है, एजे लाइव कोड मत भूलिएगा, 29,999 में आपको ये कोर्स प्राप्त होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको मेरे साथ संपर्क साधना है, आपको इस क्लास की प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको मिलेगी अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस पे। इंस्टाग्राम पे मैं हूं atul_UPSC के हैंडल से। atul.jain@studyIQ.com मेरा ईमेल आईडी है जहां पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और www.studyiq.com हमारे संस्थान की वेबसाइट है जहां पे आप हमारे कोर्स के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही है। मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह 10 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ, और कल शाम को मैं आपसे मिलूंगा कल शाम 4 बजे एक बार दोबारा मिलूंगा मैं आप लोगों के साथ हिंदी में हिंदू की क्लास के साथ। एक मेरा आपसे आग्रह और है, कुछ अन्य सेशन जो रणनीति के सेशन हो गए, मोटिवेशन वगैरह, इस तरह के सेशंस मैं आप लोगों के साथ लेना चाहता हूं।
तो अगर आप लोगों की कुछ डिमांड है, आप लोगों की को लगता है कि यार ये एक प्रॉब्लम है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, या ये चीज मेरे को नहीं समझ में आ रही है जो आप मेरे से जानना चाहेंगे, तो आप जो चाहते हैं वो आप कृपया मैसेज कर दें, आप कमेंट्स में डाल दें। मैं कोशिश करूंगा कि कल परसों कभी ना कभी उस पर एक सत्र लेकर आपकी समस्याओं को सॉल्व करूं। ठीक है, चलिए, मेरे साथ आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।